हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के वर्ष 2023, 2022, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, फिर 2022, फिर 2019 ऐसे 2016 तक पढ़ेंगे। तो 2023 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं? कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए। उत्तर, सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए कीवर्ड का प्रयोग करके इंटरनेट पर सूचना खोजने में सहायता करता है। सर्च इंजन के उदाहरण निम्न हैं: याहू, बिंग, गूगल, ओपेरा मिनी भी होता है, और फायरफॉक्स etc। ये सर्च इंजन जिस पे हम कुछ खोजते हैं नेट से, उसी को सर्च इंजन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, सर्च इंजन यानी खोजने वाला कोई प्लेटफॉर्म या इंजन। तो याहू हो जाएगा, गूगल हो जाएगा, ओपेरा मिनी हो जाता है, क्रोम हो जाएगा, फायरफॉक्स है, ये सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाइए। उत्तर, पहले हम लोग इंकजेट प्रिंटर को पढ़ेंगे, फिर लेजर प्रिंटर को। तो पहला है इंकजेट प्रिंटर में, एक इंकजेट प्रिंटर कागज़ पर स्याही जेट करके हार्ड कॉपी तैयार करता है। दूसरा, यह लेजर प्रिंटर की तुलना में किफ़ायती है। तीसरा, इंकजेट प्रिंटर पर एक नोजल लगाया जाता है जिसके माध्यम से कागज़ पर स्याही छिड़कने की प्रक्रिया निष्पादित होती है। चौथा है, एक इंकजेट प्रिंटर के कार्ट्रिज में तरल रूप में स्याही होती है और अगर हम इसे लंबे समय तक उपयोग नहीं करते हैं तो यह आसानी से सूख सकती है। पांचवा है, यहाँ हमें स्याही को जल्दी से फिर से भरना पड़ता है जो महंगा है। ये इंकजेट प्रिंटर के बारे में था। इसके बाद लेजर प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। लेजर प्रिंटर में पहला है, एक लेजर और एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मॉडल के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है। दूसरा, यह महंगा होता है। तीसरा, लेजर प्रिंटर में कोई नोजल नहीं लगाया जाता है। देखिए जो पॉइंट वह ऊपर जो है इंकजेट प्रिंटर में, पहला, दूसरा, तीसरा, सेम उसी से संबंधित ये भी है, उसके अपोजिट। तो आप ऐसे दो बराबर भागों में भी इसको बांट के पेज को लिख सकते हैं, एक तरफ इंकजेट प्रिंटर, दूसरी तरफ लेजर प्रिंटर। तो तीसरा है, लेजर प्रिंटर में कोई नोजल नहीं लगाया जाता है। चौथा, लेजर प्रिंटर में स्याही पाउडर के रूप में उपलब्ध होती है, इसमें सूखने की कोई समस्या नहीं है। पांचवा पॉइंट है लेजर प्रिंटर का, यहाँ हमें जल्दी से स्याही दोबारा नहीं भरनी पड़ती। प्रश्न संख्या 3 है, लाइट पेन से आप क्या समझते हैं? समझाइए। उत्तर, लाइट पेन कंप्यूटर के CRT कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के साथ करने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को सिलेक्ट करके प्रोग्राम को ओपन करने और चित्र बनाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार माउस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लाइट पेन का इस्तेमाल भी किया जाता है। देखिए लाइट पेन होता है जो स्क्रीन पे टच का काम करता है, वो टच करता है, उससे कुछ लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई फिगर बना सकते हैं, या फिर बच्चों को समझाया जा सकता है वीडियो को रोक के या फिर PDF पे। तो लाइट पेन मुख्यतः एक पेन होता है जो स्क्रीन पे काम करता है। प्रश्न संख्या 4 है, MS वर्ड का परिचय दीजिए। उत्तर, MS वर्ड का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेशेवर गुणवत्ता वाले दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग करते हैं। पेशेवर है ना, तो करते हैं होगा यहाँ पे। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। इसमें उन्नत सुविधाएं हैं जो आपको अपनी फाइलों और दस्तावेजों को सर्वोत्तम संभव तरीके से प्रारूपित और संपादित करने की अनुमति देती है। अपने पर्सनल कंप्यूटर पर MS वर्ड खोलने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें। यानी आप MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो खोलना चाहते हैं तो ये चरण दिए। सबसे पहले आपको सभी प्रोग्राम पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑल प्रोग्राम नीचे दिया रहता है बाईं तरफ, फिर MS ऑफिस पे जाना रहता है, फिर उसमें सब ऑप्शन आएगा MS वर्ड का, उस पर क्लिक करेंगे तो MS वर्ड खुल जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, मल्टीमीडिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, मल्टीमीडिया शब्द मल्टी और मीडिया दो शब्दों के मेल से बना है। मल्टी का अर्थ बहु यानी अनेक और मीडिया का अर्थ सूचना।
इमेज, वीडियो, ऑडियो, कई प्रकार के मीडिया मल्टीमीडिया के रूप में जाने जाते हैं। मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीकी है जो विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, फोटो, एनिमेशन, संगीत, वीडियो, ऑडियो आदि के माध्यम से संचार करने का डिजिटल रूप में अनुमति देता है और आवश्यकता अनुसार डाटा एकत्र करने और संशोधित करने का विधि देता है। प्रश्न संख्या 6 है, ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक प्रोग्राम है जो सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच सभी इंटरेक्शन को संभालता है। कंप्यूटर सिस्टम का सारा कामकाज बेस लेवल पर ओएस पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह सभी कार्य करता है जैसे मेमोरी को संभालना, प्रक्रियाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः जो होता है अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उसको संपादित करता है। जैसे हम कोई भी निर्देश देते हैं कंप्यूटर को प्रिंट करने का या फिर कुछ सेव करते हैं, कोई प्रोग्राम रन करते हैं, तो जो भी अंदर जो उसमें जो क्रियाकलाप होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य जो इंटरेक्शन का काम कराता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। प्रश्न संख्या 7 है, रिसाइकिल बिन क्या है। उत्तर, रिसाइकिल बिन एक ऐसा एप्लीकेशन या फोल्डर है जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में से डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। यानी जो भी कुछ हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में कुछ समय के लिए जैसे 30 दिनों के लिए सेव हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो 30 दिन के बाद डिलीट हो जाता है। नीचे दिया हुआ है, यानी कि अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वह परमानेंट डिलीट न होकर एक फोल्डर में अस्थायी रूप से स्टोर हो जाती है जिसे आप पुनः स्टोर कर सकते हैं। डिलीट हुई फाइल जिस फोल्डर में स्टोर होती है उसे ही रिसाइकिल बिन कहा जाता है। इस फोल्डर का कई लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में स्टोरेज सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फाइल को यहाँ से फिर से रीस्टोर कर लेते हैं। यानी डिलीट किया हुआ पुनः वहाँ से रीस्टोर किया जा सकता है रिस्टोर पे क्लिक करके। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, सीपीयू के भाग एवं कार्यों को बताइए। उत्तर, सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को संपादित करने में 3 भागों का उपयोग करता है। यानी इसके 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट और एमयू का मेमोरी यूनिट। अब सबके कार्यों को भी बताना है इसमें, तो सबके कार्य को एक एक करके देखते हैं। पहला है सीपीयू के कार्य। सीपीयू का पहला कार्य है इनपुट प्राप्त करने के लिए मेमोरी को एक्सेस कर डाटा रीड करना। दूसरा है कंप्यूटर कीबोर्ड से प्राप्त निर्देशों का पालन करना। जो भी निर्देश देते हैं कंप्यूटर को कीबोर्ड के माध्यम से उसको संपादित करता है और कोई भी जो मेमोरी होता है सेव रहता है मेमोरी उसको भी वो रीड करता है। ये पहला कार्य हो जाएगा मेमोरी वाला। दूसरा हो जाएगा कीबोर्ड के इंस्ट्रक्शन का पालन करना, ये दूसरा कार्य है। तीसरा है कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल तथा प्रोसेस करना। चौथा है कंप्यूटर से मिलने वाले प्रोग्राम और निर्देशों के आधार पर कार्य करना। पांचवा है इनपुट डिवाइस से डाटा प्राप्त कर परिणाम दिखाना। छठवां अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाएं करना। सातवां है इनपुट को आउटपुट में बदलना और आठवां है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ना। प्रश्न संख्या 9 है एमएस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। उत्तर, पावर पॉइंट एक प्रस्तुति करने वाला प्रोग्राम है और पावर पॉइंट आपके उन विचारों और सूचनाओं को प्रदर्शित करने में मदद करता है जिसे आप अपने दर्शकों तक बिना किसी कठिनाई के प्रस्तुत करना चाहते हैं। पावर पॉइंट के उपयोग करके आप अपने विचार को दर्शक तक रचनात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट के उपयोग प्रेजेंटेशन, स्लाइड, हैंड आर्ट्स के जरिए किया जाता है। स्कूल में छात्रों को प्रस्तुति देने के लिए एमएस पावर पॉइंट के द्वारा सूचना को प्रेजेंट किया जाता है। एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रिज्यूम को प्रेजेंट करने में और सरकार को अपनी रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन देने में एमएस पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। देखिए एमएस पावर पॉइंट से मुख्यतः जो होता है पीपीटी तैयार करके और उसको प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे स्मार्ट क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है एमएस पावर पॉइंट से। वहाँ पे अच्छे खासे एनिमेशन का यूज हो सकता है और कोई चार्ट है कोई डाटा है उसको कहीं लगा सकते हैं। एक बढ़िया सा पीपीटी तैयार कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में।
ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसमें आगे दिया है, यह एक प्रेजेंटेशन आधारित प्रोग्राम है जो प्रेजेंटेशन को अधिक इंटरैक्टिव और दिलचस्प बनाने के लिए ग्राफिक्स, वीडियो आदि का उपयोग करता है। सहेजे या बनाए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल ये यहाँ पे रहेगा। और देखिए सर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यह एक प्रेजेंटेशन आधारित प्रोग्राम है जो प्रेजेंटेशन को अधिक इंटरैक्टिव और के बाद यहाँ से पढ़ना है, सहेजे या बनाए गए पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन का फाइल। इसके बाद फिर से अब ये दूसरा लाइन पढ़ना है, दिलचस्प बनाने के लिए ग्राफिक्स, वीडियो आदि का उपयोग करता है। यानी तीसरे जो ऊपर वाला लाइन है उसके बाद ये लास्ट वाला लाइन है, फिर बीच वाला लाइन है, बीच वाला अंतिम लाइन है। इसके बाद हम लोग 10वां प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। उत्तर, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसे एक नेटवर्क में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किया जाता है। एक नेटवर्क में एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं जिनमें से प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। एक ईमेल सर्वर नेटवर्क पर ईमेल प्राप्त करता है और वितरित करता है। नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर को नेटवर्क पर संचार करने के लिए एक आईपी पते की आवश्यकता होती है। नेटवर्क पर कंप्यूटरों को आईपी पतों के बजाय परिचित नामों से याद रखना आसान है। कंप्यूटर के माध्यम से बने नेटवर्क समूह को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद सर्वर नेटवर्क के फायदे दिया है। पहला है केंद्रीकृत प्रबंधन, दूसरा है इंटरऑपरेबिलिटी, और तीसरा है लचीलापन, चौथा मापनीयता, पांचवा है अधिगम्यता। इसके बाद है सर्वर नेटवर्क के नुकसान, कुछ नुकसान भी होते हैं। पहला है महंगा होता है ये, दूसरा है रख रखाव की आवश्यकता होती है, तीसरा है निर्भरता, चौथा है सुरक्षा। प्रश्न संख्या 11 है, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। उत्तर, मीडिया फाइलों को कंप्यूटर या एंड्रॉयड फ़ोन में खोलने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को मीडिया प्लेयर कहते हैं, जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर इत्यादि। मल्टीमीडिया ऐसी सामग्री को कहते हैं जिसमें ऑडियो, वीडियो, चित्र, एनिमेशन आदि सामग्री का उनके अलग अलग रूपों में संयोजन होता है। मीडिया प्लेयर के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है गाने या फिल्में चलाने में, दूसरा CD ट्रैक को MP3 और अन्य ऑडियो प्रारूपों में रिंप करने में, और तीसरा है इंटरनेट से रेडियो सुनने में, चौथा ऑनलाइन संगीत सुनने तथा स्टोर करने में आदि। प्रश्न संख्या 12 है, इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, इंटरनेट से तात्पर्य एक ऐसे नेटवर्क से है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों विभिन्न कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके जरिए व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कुछ इंटरनेट सेवाएं निम्न हैं। पहला है संचार सेवाएं, दूसरा है दस्तावेज हस्तांतरण, तीसरा है सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाएं, चौथा है वर्ल्ड वाइड वेब सेवाएं, छठवां निर्देशिका सेवाएं, यहाँ पे सातवां होगा, छः के बाद देखिए 4 के बाद 5 होगा, फिर 6 होगा, वेब सेवाएं, फिर 7वां नेटवर्क प्रबंधन सेवाएं, 8वां समय सेवाएं, 9वां समाचार समूह, और 10वां ई-कॉमर्स। प्रश्न संख्या 13 है, सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। उत्तर, सॉफ्टवेयर की परिभाषा किसी विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अर्थात कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार हमें कंप्यूटर पर जो भी कार्य करना होता है उस कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में बहुत से निर्देश लिखे होते हैं जो कि कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में होते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इन्हीं निर्देशों को पढ़कर कंप्यूटर हमारी कार्यों को सहजता से और बेहद कम समय में ही कर पाता है। निर्देशों के इस समूह को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। नीचे दिया है सॉफ्टवेयर के प्रकार। उपयोग के आधार पर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 14 है, निजी PDF तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। उत्तर, निजी PDF तथा वीडियो को अपलोड करना। नीचे दिया है, कंप्यूटर पर हम सीधे डेस्कटॉप से या ड्राइव या google.com के जरिए
फाइलें और वीडियो फोल्डर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए पहला चरण है, सबसे पहले कंप्यूटर पर drive.google.com पर जाएं। दूसरा है, सबसे ऊपर बाईं ओर नया फाइल अपलोड करें या फोल्डर अपलोड करें, उस पर क्लिक करना है। नया फाइल अपलोड करें लिखा होगा या फिर फोल्डर अपलोड करें, उस पर क्लिक करेंगे। फिर अगला तीसरे पद में वह फाइल व फोल्डर चुनें जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं, फिर अपलोड पर क्लिक करें जिससे कि फाइल अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो फाइल अपलोड प्रश्न पूछा है, निजी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जा सकता है, ये किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है ये नहीं पूछा है। तो यहाँ पे हमने गूगल जो ड्राइव होता है वहाँ पे अपलोड करने की विधि बताई है, यहाँ पे चरण बताए हैं। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी फाइल अपलोड करने की विधि बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2019 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? उत्तर हेडिंग लिखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिनमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुणों का समावेश होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डाटा को एनालॉग से डिजिटल व डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित किया जा सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण निम्न है। पहला है रडार सिस्टम, दूसरा है पेट्रोल पंप पर, तीसरा है एटीएम मशीनों में और चौथा है अस्पतालों में, पांचवा है रक्षा क्षेत्रों में और छठवां बैंकों में। नीचे दिया है हाइब्रिड कंप्यूटर के उपयोग। पहला है बैंकों में डाटा स्टोर करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों या औद्योगिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तीसरा है मौसम प्रणाली की गणना में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, लाइट पेन क्या है? सेम प्रश्न अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, एक बार और पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि जितनी बार हम पढ़ेंगे हमको उतना अच्छे से तैयार होगा। इसका उत्तर दिया है, लाइट पेन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को सेलेक्ट करने, प्रोग्राम को ओपन करने और चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग माउस की तरह भी किया जाता है। लाइट पेन में एक बटन होता है जिसे दबाने पर पेन चालू हो जाता है, जिसके बाद यूजर इस पेन का उपयोग कंप्यूटर को कमांड या निर्देश दे सकता है। लाइट पेन का आविष्कार वेन गैरेल ने 1959 में किया। आज के समय में लाइट पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि अब इसके स्थान पर टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो होता था, जो स्क्रीन स्मार्ट क्लास जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को, तो जो उस पर टच करने के लिए एक लाइट पेन आता था, जैसे स्टाइलिश पेन होता है ना आज एंड्रॉयड पे क्लिक करने के लिए, वैसे ही वो लाइट पेन होता था और उससे क्लिक करते थे, कोई फिगर बनाते थे या फिर कोई टेक्स्ट लिखना रहता था या फिर जो भी टच करने का काम होता था लाइट पेन के द्वारा होता था। लेकिन आजकल हाथ से ही हो जा रहा है, टच स्क्रीन आ गया है, आप हाथ से डायरेक्ट कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। नीचे दिया है लाइट पेन के उपयोग। पहला है इसका प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर चित्रों को बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, यह कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करने और प्रोग्राम को ओपन करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन केवल इसका आधा ही प्रश्न रिपीट हुआ था। पूछा था मल्टीमीडिया क्या है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ऐड है, मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए, ये जुड़ा हुआ है। तो इसको पढ़ते हैं। इसका उत्तर दिया है, पहले आप लिखेंगे थोड़ा सा मल्टीमीडिया के बारे में। मल्टीमीडिया हेडिंग लिखेंगे मल्टीमीडिया शब्द मल्टी और मीडिया दो शब्दों के मेल से बना है। मल्टी का अर्थ बहु यानी अनेक और मीडिया का अर्थ सूचना, इमेज, वीडियो, ऑडियो। कई प्रकार के मीडिया मल्टीमीडिया के रूप में जाने जाते हैं। मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, फोटो, एनिमेशन, संगीत, वीडियो, ऑडियो आदि के माध्यम से संचार करने का डिजिटल रूप में अनुमति देता है और आवश्यकता अनुसार डाटा एकत्र करने और संशोधित करने का विधि देता है। आगे था प्रश्न पूछा था मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर निम्न है। पहला है सीपीयू, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है वीडियो कैप्चर कार्ड, चौथा कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, पांचवा फिल्म रिकॉर्डर, छठवां वॉइस आउटपुट डिवाइसेस, सातवां साउंड कार्ड एवं स्पीकर और नौवां है ईयरफोन। ईयरफोन है, यहाँ पे ईयरफोन होगा।
यहाँ पे मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए जो उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर सिस्टम उसे कहते हैं जो दिखाई देता है और जिसको टच भी कर सकते हैं। जैसे CPU होता है, उसको टच भी किया जा सकता है, छू सकते हैं और दिखाई भी देता है, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसको केवल देखा जा सकता है। जैसे मॉनिटर में PDF को देखा जा सकता है, उसको छू नहीं सकते हैं। जब प्रिंट आउट निकाल देंगे उसका तो वही हार्डवेयर हो जाएगा, हार्डवेयर उसका रूप हो जाएगा प्रिंट आउट। तो उसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी होता है PDF का उसको केवल देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, फैक्स की विशेषताएं बताइए। उत्तर फैक्स की विशेषताएं हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे फैक्स प्रतिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। इसे कभी कभी टेलीकॉपी भी कहा जाता है। फैक्स आमतौर पर प्रिंटर, फैक्स मशीन या अन्य आउटपुट डिवाइस से जुड़े टेलीफोन नंबर पर भेजे जाते हैं। आजकल कंप्यूटर आधारित फैक्स तकनीक पेपर प्रिंट आउट के उपयोग के बिना पूरी तरह से डिजिटल है। फैक्स का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी दस्तावेज को तेजी से और सुरक्षित रूप में भेजा जाना हो। प्रतिकृति मशीनें किसी दस्तावेज को स्कैन करती हैं और उसे टेलीफोन लाइन या इंटरनेट पर प्रसारित करती हैं। दस्तावेज प्रसारण के अन्य तरीकों की तुलना में दस्तावेज मिनटों में लंबी दूरी तय कर सकती है, जिससे धन और समय दोनों की बचत होती है। फैक्स प्रौद्योगिकी के लाभ, पहला है कम लागत, दूसरा है सुरक्षित होता है और तीसरा दस्तावेज ट्रैकिंग। देखिए फैक्स उसे कहते हैं, पहले अब तो फैक्स का उपयोग बहुत कम हो रहा है, डिजिटल रूप में हो गया है। जैसे डायरेक्ट PDF को ही भेज दिया जाता है, वहाँ प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है जहाँ भेजना रहता है। नहीं तो पहले होता था कि यहाँ फैक्स मशीन होता था, यहाँ पे एक कीबोर्ड होता था, यहाँ पे फिजिकल रूप में बड़ा बड़ा, इस पर जो भी टाइप करते थे, जहाँ भेजना रहता था वहाँ का नंबर डाल देते, वहाँ पे भी एक फैक्स मशीन होता था और वहाँ से वो प्रिंट निकलता था। डायरेक्ट जो भी यहाँ टाइप करते थे वहाँ भी टाइप होता था और निकलता था डायरेक्ट, तुरंत इधर क्लिक किया उधर निकलता था। इसको फैक्स कहते थे। लेकिन फैक्स का रूप आजकल डिजिटली, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, डिजिटली ले लिया है, क्योंकि अब फैक्स का उपयोग कम हो रहा है। अब PDF ही डायरेक्ट यहीं से तैयार करके या PPT भेज दिया जाता है, जिसके पास भेजा जाता है वो प्रिंट आउट ले लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। उत्तर सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसे एक नेटवर्क में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किया जाता है। एक नेटवर्क में एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं जिनमें से प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। एक ईमेल सर्वर नेटवर्क पर ईमेल प्राप्त करता है और वितरित करता है। इसमें आगे दिया है, नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर को नेटवर्क पर संचार करने के लिए एक IP पते की आवश्यकता होती है। नेटवर्क पर कंप्यूटरों को IP पतों के बजाय परिचित नामों से याद रखना आसान है। अब इसमें पूछा है साथ साथ इसमें सर्वर, प्रश्न में इसमें सर्वर की क्या भूमिका है, तो इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। नीचे दिया हुआ है, कंप्यूटर के माध्यम से बने नेटवर्क समूह को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। तो वहाँ पे जो उपयोगिता पूछा था ना, तो हम उपयोगिता भी पढ़ेंगे, उसकी हानि भी पढ़ेंगे। पहले इनके किन नामों से जाना जाता है इनको देख लेते हैं। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये प्रश्न अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, इसलिए मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है सर्वर नेटवर्क के फायदे, पहला है केंद्रीकृत प्रबंधन, दूसरा है इंटरऑपरेबिलिटी, और तीसरा है लचीलापन, चौथा मापनीयता, पांचवा अभिगम्यता। इसमें फिर से दिया है सर्वर नेटवर्क के नुकसान, कुछ नुकसान भी होते हैं, और जो फायदे हैं सर्वर नेटवर्क के तो कुछ नुकसान भी हैं। पहला है ये महंगा है, दूसरा है रखरखाव, यानी इसको रखरखाव की आवश्यकता होती है, तीसरा है निर्भरता, और चौथा है सुरक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, इंटरनेट क्या है, इसका क्या कार्य है। उत्तर जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट हों तो एक जाल या संरचना बनती है। इसी जाल को इंटरनेट कहा जाता है। कंप्यूटर्स को एक दूसरे से एक माध्यम के जरिए कनेक्ट किया जाता है, जिन्हें हम TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों को TCP या IP प्रोटोकॉल, इसका मतलब अर्थ है कि यही फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट के कार्य, पहला है सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए, दूसरा शिक्षा के लिए, तीसरा है खरीदारी करने के लिए आदि। इंटरनेट के बहुत सारे काम हो जाएंगे, बैंकों में हो जाएगा, अस्पतालों में,
पढ़ाई के लिए प्रयोग किया ही जाता है, ये सब इसके कार्य हो जाएंगे। बिना इंटरनेट के कुछ भी समय संभव नहीं है। इंटरनेट की बहुत उपयोगिता है। प्रश्न क्या 21 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने, देखने, डेटा बनाने, हेर फेर करने, गणना करने, चार्ट और ग्राफ बनाने और कई अन्य डेटा विश्लेषण कार्य करने की अनुमति देता है। एक्सेल की पहली बार 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट के हिस्से के रूप में पेश किया गया था और बाद में 1987 में विंडोज के लिए जारी किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विभिन्न भाग, पहला है टाइटल बार, दूसरा है क्विक एक्सेस टूल बार, तीसरा है रिबन टैब, चौथा है फाइल मेनू, पांचवा है होम टैब, छठवां है इंसर्ट टैब और सातवां है पेज लेआउट, आठवां है फार्मूला टैब और नौवां है डाटा टैब और 10वां है रिव्यू आदि। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2018 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। उत्तर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता यानी यूजर्स और हार्डवेयर के बीच माध्यम है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन यानी प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को संभालने और डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करने तथा सभी बुनियादी कार्य करता है। अतः एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य अनुप्रयोगों को कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने और सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आदि। जो मुख्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सामंजस्य बैठाता है। जैसे कि हार्डवेयर कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, तो वो उसको सॉफ्टवेयर यानी उसको प्रोसेस करता है और वो निर्देश कंप्यूटर को देता है कि जो भी निर्देश मिला हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं। उत्तर, हार्ड डिस्क ड्राइव एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट, फोटो, पिक्चर, टेक्स्ट, वीडियो, सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल फाइलों को सेव या स्टोर किया जा सकता है। देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है एक मेमोरी होता है, बड़ा मेमोरी होता है। उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव में टेराबाइट में भी टेराबाइट और 200, 500, 1000 GB का जो इसमें स्टोरेज, बड़ा स्टोरेज को रखने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग करते हैं। अतः नीचे दिया हुआ है, अतः एक बड़ा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कई तरह का डेटा एक ही जगह और बड़ी मात्रा में स्टोर किया जा सकता है। यह गीगाबाइट यानी GB या टेराबाइट TB तक का डेटा स्टोर कर सकता है। अतः इसमें कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम OS और सॉफ्टवेयर को भी स्टोर किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 24 है, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं। उत्तर, डेस्कटॉप एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे एक डेस्क या टेबल पर रखा जाता है, उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव निम्न हैं। देखिए, डेस्कटॉप जो होता है कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है मॉनिटर का, जो पीछे का स्क्रीन होता है ना, इसी को डेस्कटॉप कहते हैं। इस पर एक जो रिसाइकल बिन पहला होता है, बाकी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, इन सबको ये अवयव हो जाएगा। पहला दिया है आइकन, इसी को आइकन कहते हैं। जो छोटा छोटा प्रोग्राम का जो सिंबल दिखता है इसको आइकन कहते हैं। और अगला है माई कंप्यूटर, तो पहले भी पढ़ लेते हैं पहले को, आइकन। यह एक सचित्र प्रतीक पिक्टोरियल सिंबल होता है। अतः जब इस आइकन पर क्लिक करते हैं तब उसे संबंधित फाइल या प्रोग्राम खुल जाता है। तो जो वही होता है ना, रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है, पेंट होता है, जो भी आप और जो जिसका शॉर्टकट आप सेट किए रहेंगे डेस्कटॉप पे दिखे वो सब दिखेगा, तो उसी को आइकन कहते हैं। दूसरा है माई कंप्यूटर, उसके अवयव में दूसरा अवयव हो जाएगा डेस्कटॉप का माई कंप्यूटर। इसमें सभी प्रोग्राम तथा सॉफ्टवेयर का बैकअप संग्रहित रहता है। यह उपयोगकर्ताओं यूजर्स को अपने कंप्यूटर ड्राइव की सामग्री का पता लगाने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। तीसरा है रिसाइकल बिन, इसमें सभी फाइलें और दस्तावेज होते हैं जिसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट कर चुके होते हैं, यानी वो कुछ दिनों के लिए 30 दिनों के लिए रिसाइकल बिन में सेव रहते हैं। उसको आप पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो रिस्टोर पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक अवयव होता है
डेस्कटॉप का। चौथा जो अवयव होता है डेस्कटॉप का वो है टास्क बार। यह डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है जिसके बाईं ओर स्टार्ट बटन तथा दाईं ओर घड़ी क्लॉक रहती है। यहाँ पे जो मॉनिटर ऐसे रहता है, एक नीचे एक पट्टी रहती है, इसी को टास्क बार कहते हैं। यहाँ पे शुरू में बाईं तरफ यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है और दूसरे तरफ यहाँ पे घड़ी का निशान होता है, यानी समय बताता है। यहीं पे वाईफाई का सिस्टम भी होता है, उस पर क्लिक करेंगे ऐसे एरो बना रहता है तो वाईफाई आ जाएगा, एयरप्लेन मोड आ जाता है, ब्लूटूथ आ जाता है। ये सारी ऑप्शंस होते हैं, नीचे से ही खुलते हैं। पांचवा है स्टार्ट मेनू। यह टास्क बार के बाईं ओर कोने पर होता है, जिस पे क्लिक करने पर यह खुलता है, यानी वही है जो ये मॉनिटर है, इसके बाईं तरफ होता है यहाँ स्टार्ट मेनू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? उत्तर, ऑनलाइन कम्युनिकेशन अपने विचारों को संकेतों, अभिव्यक्ति, प्रतीकों वाले दिए गए शब्दों या किसी अन्य गतिविधि के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन संचार का उपयोग निम्न है। पहला है ईमेल। यह ऑनलाइन कम्युनिकेशन का एक प्रभावी माध्यम है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का आज ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए बहुतायत में उपयोग हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल वर्ड बनाता है। तीसरा है, यहाँ पे चौथा नहीं होगा, तीसरा होगा त्वरित संदेशवाहक इंस्टेंट मैसेंजर। यह हाल में विकसित संचार का लोकप्रिय माध्यम है जिसके द्वारा सचित्र संदेश भेजा जा सकता है। इसमें एक ही समय में संदेश को भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण यह त्वरित संदेशवाहक या इंस्टेंट मैसेंजर कहलाता है। तो मुख्यतः जो हो यहाँ पे पूछा हुआ है ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन नाम से ही पता चल रहा है। ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन वर्चुअल रूप में, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। इन दो लोगों के बीच में संदेशों का आदान प्रदान, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी ऑनलाइन जो संदेशों का आदान प्रदान होता है इसी को ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, फेसबुक की सोशल मीडिया नेटवर्क के क्षेत्र में क्या भूमिका है? उत्तर, फेसबुक की सोशल मीडिया नेटवर्क के क्षेत्र में भूमिका निम्न है। पहला है, फेसबुक एक एप्लीकेशन या नेटवर्किंग साइट है। दूसरा, इसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं। तीसरा, इस पर एक अकाउंट बनाया जा सकता है। चौथा, इस पर अपनी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। पांचवा, सोशल मीडिया नेटवर्किंग दोस्तों, परिवार या साथियों से जोड़ने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और छठवां है, सोशल मीडिया विभिन्न आवश्यकताओं के लिए लोगों को व्यवसायों से जोड़ने में मदद करता है। तो ये फेसबुक के नेटवर्किंग के क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र की भूमिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। किसी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसके पहले हम लोग इस प्रश्न को पढ़े थे। किसी पीडीएफ तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर फाइल सिलेक्ट करने के बाद ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड पर क्लिक करते हैं, जिससे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। इसका विकास एडोब द्वारा 1992 में किया गया। यह एक तरह का फाइल फॉर्मेट है। पिछला जो प्रश्न पूछा था, किसी भी साइट पे पूछा था कि अपलोड करने की विधि बताइए, तो हम लोगों ने गूगल ड्राइव का एग्जांपल लेके वहाँ पे कोई भी फाइल अपलोड करने का चरण पढ़े थे, विधि पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे पीडीएफ या वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है, तो यहाँ पे सामान्य तरीका बता दिया गया है। यहाँ किसी का एग्जाम्पल लेके नहीं बताया गया, सामान्य एक तरीका बताया गया। किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना चाहते हैं तो यही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे, फिर वो ब्राउज होके अपलोड हो जाएगा। तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने की विधि है, और आप किसी का एग्जाम्पल लेकर भी बता सकते हैं, वो भी सही होगा। प्रश्न संख्या 28 है, एमएस वर्ड का परिचय दीजिए। उत्तर, एमएस वर्ड को चार्ल्स सिमोनो और रिचर्ड ब्राडी द्वारा विकसित किया गया था, जो 1981 में बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा नियुक्त पूर्व जेरॉक्स प्रोग्राम थे। एमएस वर्ड को 1983 में पहली बार जारी किया गया था। एमएस वर्ड को
विन वर्ड MS वर्ड के नाम से जाना जाता है। MS वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम रिपोर्ट या पत्र तैयार कर सकते हैं तथा अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। अपने पर्सनल कंप्यूटर पर MS वर्ड खोलने के लिए इन चरणों का इस्तेमाल करें। यानी सबसे पहले स्टार्ट ऑल प्रोग्राम पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना डेस्कटॉप के अवयव, तो उसमें पढ़ा था कि सबसे बाईं तरफ यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम आएगा। ऑल प्रोग्राम पे सब ऑप्शन आएगा MS ऑफिस का, उस पर क्लिक करेंगे, फिर से ऑप्शन खुलेंगे, उसमें MS वर्ड पे क्लिक करेंगे तो MS वर्ड खुल जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, जो कि 2017 का पहला बहुविकल्प लघु उत्तरीय प्रश्न है। मल्टीमीडिया क्या है? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, सेम प्रश्न पूछा जा चुका है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। मल्टीमीडिया शब्द मल्टी और मीडिया दो शब्दों के मेल से बना है। मल्टी का अर्थ है बहु या अनेक, और मीडिया का अर्थ सूचना या इमेज, वीडियो, ऑडियो, कई प्रकार के मीडिया मल्टीमीडिया कहे जाते हैं। मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीकी है जो विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, फोटो, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो आदि के माध्यम से संचार करने का डिजिटल रूप में अनुमति देता है और आवश्यकता अनुसार डाटा एकत्र करने और संशोधित करने की विधि देता है। इसी में आगे दिया है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कंबाइन करके दर्शकों, श्रोताओं, ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, वेब ब्राउज़र क्या होता है? उत्तर, वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यानी वेब ब्राउज़र कहलाता है। जब कोई उपयोगकर्ता कुछ जानकारी का अनुरोध करता है तो वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से डेटा लाता है और उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर वेब पेज प्रदर्शित करता है। 1990 में टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब WWW था। 1993 में मोज़ेक वेब ब्राउज़र जारी किया गया था। इसमें चित्र जोड़ने की सुविधा और एक उन्नत ग्राफिकल इंटरफेस था। यह दुनिया का पहला लोकप्रिय ब्राउज़र था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है? उत्तर, विंडोज़ में नया फोल्डर बनाने के लिए अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक करके यानी राइट बटन क्लिक करते हैं। अमूमन जो होता है माउस से सिर्फ लेफ्ट बटन का ही ज़्यादा यूज होता है, कहीं कहीं पे राइट बटन का क्लिक करना होता है कहीं कहीं पे। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे, फिर कीजिए, इसके स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाई देगा। इस मेनू में न्यू को क्लिक करें, न्यू को क्लिक कीजिए। उसके बाद एक यहाँ पे ऑप्शंस खुलेंगे कई सारे, वहाँ पे एक सबसे ऊपर ही होता है न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का मेनू दिखाई पड़ने लगेगा। अब हमें फोल्डर वाले विकल्प को क्लिक करना है, फिर फोल्डर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद न्यू फोल्डर डेस्कटॉप पर दिखाई देता है। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप करके नया फोल्डर का नाम दे सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले नया फोल्डर विंडोज़ पे बनाने के लिए डेस्कटॉप पे सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, फिर बहुत सारे मेनू दिखाई देंगे। वहाँ पे सबसे पहला मेनू होगा न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे मेनू दिखाई देगा, उसमें न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए तीसरे नंबर पे शो हो रहा है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे एक छोटा सा फोल्डर बन के आ जाएगा। नीचे एडिट का ऑप्शन आ जाएंगे, ऐसे कर्सर आ जाएगा कि आप उस पर नाम बदल सकते हैं। सेलेक्ट आ जाएगा, न्यू लिखा रहेगा, न्यू फोल्डर, उस पर वो सेलेक्टेड रहेगा और उस पर आप कुछ लिखते हैं तो एडिट करके अपना नाम लिख सकते हैं, फोल्डर का कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जब इंटर करेंगे या फिर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे या फिर कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो वो उस नाम से फोल्डर बन जाएगा डेस्कटॉप पे। तो ये विधि हो गया विंडोज़ पे नया फोल्डर बनाने का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, क्योंकि ये लघुत्तरी में पूछा है ना, यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में बताने को नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आप लिखेंगे क्योंकि ये लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्नों का जवाब 50 शब्दों में देना रहता है, तो केवल अगर आप प्रकार बता देते हैं तो 50 शब्द नहीं हो पाएगा। तो इसका उत्तर देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन, उसको मैन कहते हैं, तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। तो पहला हेडिंग लिखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है।
इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नेटवर्क लिमिटेड एरिया में होगा, जैसे कार्यालय, घर या अन्य भवन से जुड़े डिवाइस का नेटवर्क आदि। ये लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से ही लग रहा है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी छोटे क्षेत्र पे काम करता है। एक ऑफिस में प्रयोग में लाया जाता है या घर में हो तो वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग होता है। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक बड़े शहरों जैसे लार्ज एरिया में जुड़े डिवाइस का नेटवर्क है। यह लैन नेटवर्क से बड़ा होता है क्योंकि यह एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के कई बिल्डिंग में उपकरणों को जोड़ता है। और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत बड़े क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। यह एक बड़ा नेटवर्क है जो कई बिल्डिंग, सिटीज़ और एरिया में कई डिवाइसेस को जोड़ता है। कई ब्रांचेस वाले लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजेज, रिमोट वर्कर्स, सप्लायर्स आदि इस नेटवर्क का उपयोग करते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसको। इसका उत्तर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट के द्वारा चलाया जाता है और जहां पर हम किसी प्रकार की सूचना को खोज कर सकते हैं। हम जो भी चीज़ें खोजना चाहते हैं उसके अनुसार सर्च इंजन द्वारा हमें कई सारे विकल्प प्रदान किए जाते हैं। उसमें से हमें जो सबसे अच्छा लगता है उसी उत्तर पर जाकर अपनी खोज खत्म कर लेते हैं और अपनी खोज से जुड़ी सभी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। कुछ मुख्य सर्च इंजन के नाम निम्न हैं: गूगल, याहू, विंग आदि। यानी सर्च इंजन वही होते हैं जिस पे जाके हम कुछ भी सर्च करते हैं। सिंपल आप समझिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर कोई साइट हो सकता है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गूगल है, विंग है, ओपेरा मिनी होता है, क्रोम होता है, ये सब सर्च इंजन के नाम हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाइए। उत्तर: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक लोकप्रिय सूचना प्रबंधन उपकरण है जो आपको रिपोर्ट, विश्लेषण और संदर्भ के लिए सभी प्रकार की जानकारियां संग्रहित करने में मदद करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ आप डेटा को अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ये सेम प्रश्न अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन यानी ऑनलाइन वर्चुअल रूप में विचारों का आदान प्रदान ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, हेडिंग लिखेंगे। ऑनलाइन संचार से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ऑनलाइन संचार एक मुख्य लाभ यह है कि यह आपको कभी भी किसी भी समय किसी से जुड़ने की अनुमति देता है। आप विभिन्न स्थानों, समय, क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों के साथ संवाद करने के लिए ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 36 है जो कि 2016 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये नया प्रश्न है, ये पहली बार पूछा है, इसको देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर अनुप्रयोग है जिसे विंडोज़ 95 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलीज़ के साथ शामिल किया गया है। विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडोज़ में बना एक एप्लीकेशंस प्रोग्राम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। अर्थात विंडोज़ एक्सप्लोरर का प्रयोग कंप्यूटर की ड्राइव में डायरेक्टरियों तथा फाइल को देखने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। उत्तर: स्क्रॉल बार की उपयोगिता निम्न है। पहला है दस्तावेज, वेब पेज और सूचनाओं जैसी लंबी सामग्री के माध्यम। दूसरा है स्क्रॉल बार विंडोज़ में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण से नेविगेट करने के लिए स्क्रॉल बार आवश्यक है। GUI कंपोनेंट, यह एक GUI कंपोनेंट है। स्क्रॉल बार एक लॉन्ग स्ट्रिप होती है जो कि यूजर्स को किन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच सिलेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यह स्क्रॉल बार का उपयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। उत्तर: ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को बेहतर प्रदर्शन और संचालन को संभालता है। यह यूजर्स और हार्डवेयर के बीच कंप्यूटर संचालन को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट,
मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्क कनेक्टिविटी इत्यादि। ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रश्न ये आ चुका है, ये रिपीट हुआ है प्रश्न, दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 39 है, कंप्यूटर में कंट्रोल की के क्या कार्य हैं? उत्तर, कंट्रोल की के कार्य, कीबोर्ड पर कंट्रोल की के साथ अन्य कुंजी यानी की दबाने पर यह द्वितीयक कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। ये जो कंट्रोल की होता है ये किसी के साथ किसी दूसरे की के साथ प्रयोग में लाया जाता है, तब वो एक्टिव होता है। ऐसे उसका कुछ खास प्रयोग नहीं होता है, ज़रूर उसके साथ कंट्रोल के साथ कोई दूसरा की भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कंट्रोल की प्लस सी से कॉपी होता है, कॉपी करना, यानी कंट्रोल की आप दबाए रखेंगे, उसके बाद सी बटन दबाते हैं किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके या किसी फोटो या वीडियोज़ को सेलेक्ट करके, तो कॉपी हो जाता है। कंट्रोल की के साथ एक्स को दबाते हैं तो कट करना है, उससे कट हो जाता है, वो कॉपी भी हो जाएगा और वहाँ से हट भी जाएगा, फिर उसको दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट करने के कंट्रोल की प्लस भी से चिपकाना यानी पेस्ट होता है, जो कॉपी किया हुआ है या कट किया हुआ है उसको दूसरी जगह पेस्ट करते हैं। और कंट्रोल प्लस यू से रेखांकित करना होता है, यानी किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लें पहले, फिर उसको कंट्रोल की प्लस यू दबाएंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंट्रोल की के, या फिर इसको कार्य भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, रोम का पूरा नाम लिखिए, इसकी विशेषता संक्षेप में समझाइए। उत्तर, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यह सिलिकॉन से बनी एक सेमीकंडक्टर होती है जिसमें डेटा प्रोग्राम अस्थायी तौर पर स्टोर होते हैं। यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा व प्रोग्राम विद्युत सप्लाई न होने पर अथवा कंप्यूटर बंद होने पर भी नहीं मिटते हैं, वे ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, एक जो मेमोरी कार्ड जो होता है ना वही तो रोम होता है, उसी को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जो पेन ड्राइव होता है ये भी रोम के कैटेगरी में आया जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी कोई म्यूज़िक, वीडियो, फोटोज़ आप सेव कर ले रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम उसमें सेव कर ले रहे हैं तो परमानेंट सेव रहता है, उसको कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो रैम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, उसको और जो बिजली का कनेक्शन जैसे कटा तो वो जो भी सेव किया रहता है वो डिलीट हो जाता है। तो ये रोम होता है। जो पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड होता है या एसडी कार्ड जो होता है ये सब रोम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, इंकजेट एवं लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाइए। ये प्रश्न भी हम लोग पढ़ चुके हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर में, तो इसको भी देख लेते हैं। पहले लिखेंगे आप इंकजेट प्रिंटर के बारे में। पहला हो जाएगा, एक इंकजेट प्रिंटर कागज़ पर स्याही जेट करके हार्ड कॉपी तैयार करता है। दूसरा, यह लेजर प्रिंटर की तुलना में किफ़ायती है। तीसरा, इंकजेट प्रिंटर पर एक नोजल लगाया जाता है जिसके माध्यम से कागज़ पर स्याही छिड़कने की प्रक्रिया निष्पादित होती है। चौथा, एक इंकजेट प्रिंटर में तरल रूप में स्याही होती है और अगर हम इसे लंबे समय तक उपयोग नहीं करते हैं तो यह आसानी से सूख सकती है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर में यहाँ हमें स्याही को जल्दी से फिर से भरना पड़ता है जो महंगा है। और उसके बाद है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में पहला है, एक लेजर प्रिंटर एक लेजर और एक इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉडल के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है। दूसरा, यह महंगा है। तीसरा, लेजर प्रिंटर में कोई नोजल नहीं लगाया जाता है। चौथा है, लेजर प्रिंटर में स्याही पाउडर के रूप में उपलब्ध होती है, सूखने की कोई समस्या नहीं है। पाँचवा है, यहाँ हमें जल्दी से स्याही दोबारा नहीं भरनी पड़ती है। इसको हम लोग जल्दी इसलिए पढ़ा क्योंकि ये प्रश्न 2023 का पहला ही प्रश्न था, हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम लोग दोहरा रहे हैं। प्रश्न संख्या 42 है, पेन ड्राइव क्या है, इसके क्या उपयोग है, लिखिए। उत्तर, पेन ड्राइव एक छोटा डिजिटल डिवाइस है। इसे डाटा स्टोर करने के कारण स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है, यानी ये भी एक रोम है। ये रोम है ना, अभी हम लोगों ने रोम पढ़ा है, वहाँ पे मैंने बताया है कि पेन ड्राइव जो होता है रोम होता है और वहाँ परमानेंट कुछ भी सेव करते हैं, तो वही है। इसका मुख्य उपयोग डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संगीत, फिल्म, फोटो और दस्तावेज को स्टोर करने में भी किया जाता है। पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर, लैपटॉप एवं स्मार्टफोन के द्वारा पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने 42 प्रश्न पढ़ा। चूँकि लघु त्रिप्रश्न 7 पूछे जाते हैं एक साल में, 6 साल का हम लोग पढ़े हैं तो 7 छक्के 42 प्रश्न पढ़ लिए, जिससे कि 6 साल का प्रीवियस ईयर का लघु त्रिप्रश्न पढ़ लिए, जिससे कि हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप
प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।